गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था चार्ज ऑफ जीएसटी, जो हमने बात की थी, हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, विच इज़ आरसीएम। अप्रॉक्सीमेटली 35th पेज पे होना चाहिए। नहीं, अप्रॉक्सीमेशन रॉन्ग हो गया। ओके, fine, here we go. Reverse charge mechanism, one of the most important part of the chapter, reverse charge mechanism। ये पार्ट इतना important क्यों है? बिकॉज आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, MCQs में कहीं पे भी इसको भर भर के पूछ लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 तो जो गंदा करते हैं वो इस RCM पे ही करते हैं। गंदा मतलब इन द सेंस कन्फ्यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में RCM में ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे ही मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि बॉस व्हाट इज़ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम मतलब क्या। ध्यान से देखो, जो हमारा जीएसटी है वो जीएसटी नॉर्मली किस चीज़ पे बना है? नॉर्मली बना है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे। आप जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो सभी जगह पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होता क्या है, जो सप्लायर है या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का, वो जो सप्लायर है वो सप्लायर जब सर्विस देता है रेसिपिएंट को, तो सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, उस इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज करता है, रेसिपिएंट से वो इनवॉइस बिल लेता है, और वो सप्लायर गवर्नमेंट को यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करता है। दिस इज़ नोन एज अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे जीएसटी लगता है। वो जीएसटी आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो क्या वो सरकार को आप जाके दे के आते हैं अपने हाथ से? द आंसर इज़ नो। आप देते हैं उस रेस्टोरेंट को जो कि सप्लायर है। वो सप्लायर खुद जाके गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा करता है। वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सो इसका विपरीत है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि इस सर्विस में होता क्या होगा, या इस गुड्स में या इस सप्लाई में होता क्या होगा, जो रिसीव कर रहा है सप्लाई इधर गुड्स और सर्विसेज, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके जीएसटी सबमिट करके आएगा, ना कि सप्लायर। तो क्या है, ये चंद चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, सब पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या एप्लीकेबल है? फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर ही जीएसटी भरेगा। कुछ चुनिंदा केसेस जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, सिर्फ इन्हीं केसेस में क्या होगा, फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा। बाकी सब में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड चार्ज है। तो यहाँ देखो ध्यान से, अब ये सब बातें वही हैं जो मैंने आपको अभी भी बोली हिंदी में, वो इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे। ये देखो, मोटा मोटी वी हैव 2 सेक्शंस फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। द फर्स्ट वन इज सेक्शन 9(3) ऑफ CGST एक्ट या फिर SGST एक्ट, आपको 9(3) में मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा 9(4) में। 9(3) वो है जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बोली है, उन पर लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी रिसिपिएंट टैक्स भरता है। 9(4) में जब आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विस लेते हैं, वहाँ पे आप जीएसटी भरते हैं। अनरजिस्टर्ड मतलब सब कवर नहीं हुए, जो नोटिफाई किए हैं, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो यहाँ कवर होते हैं, और वहाँ पे हम लोग रिवर्स चार्ज में टैक्स भरते हैं। नाउ जो 9(3) में लिखा है ना, सेम मुतादिस 5(3) में भी लिखा हुआ है। 5(3) किसका? IGST का। और जो 9(4) में लिखा है वो सेम 5(4) में लिखा हुआ IGST एक्ट में। इसका रिलेवेंस सिर्फ एक MCQ तक का है, बाई चांस आया तो आया, बाकी इतने चिंदी MCQ आपका ऐसे पूछना बंद कर चुका है। ठीक है, सो दैट्स इट। हम लोग को तो सीखना है सर्विसेज जो हमको काम आएगी। अब देखो, गुड्स के केस में ना बहुत लिमिटेड चीज़ें नोटिफाइड है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करेंगे, पॉइंट नंबर A इज़ एक्सक्लूसिवली गिवन फॉर गुड्स। उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं सब सर्विसेज पे ही अवेलेबल है। हैव अ लुक, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज सप्लाई ऑफ द गुड्स वेयर टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट। ओके, गुड्स लाइक कैश्यू नट्स, बल्कि कौन से कैश्यू नट्स? शेल्ड या पील्ड किए हुए नहीं,
नॉर्मल कैशू नट्स, यानी कि जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो वाला कैशू नट्स, बीड़ी का रैपर लीव्स, ठीक है, वो जिससे वो बीड़ी को रैप करते हैं ना, जिसके अंदर तंबाकू डालते हैं बट बीड़ी रैप करते हैं वो, टोबैको के लीव्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे टोबैको सुपारी की बात नहीं कर रहा है, उसके पत्तों की बात कर रहा है। रॉ कॉटन, अगर ये चीज़ें कौन सप्लाई करता है, एक एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई करता है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। आई रिपीट, ये ऊपर की 4-5 चीज़ें कौन सप्लाई कर रहा है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है, यानी कि फार्मर आपका सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ऐसे केस में देखो, अब सप्लाई दे कौन रहा है, वो फार्मर, लेकिन अब वो फार्मर के ऊपर ही जिम्मेदारी डालना गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगा कि हाँ तू ही जीएसटी भर, सप्लायर तू ही भर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हे फार्मर, अगर तू सर्विस किसको दे रहा है, गुड्स किसको दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन, जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको दे रहा है, तो एक काम कर, रिवर्स चार्ज में वही रेसिपिएंट टैक्स भर देगा, तुझे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ लॉटरी। सप्लाई ऑफ लॉटरी, ये लॉटरी कौन सप्लाई कर रहा है, किसकी लॉटरी की बात कर रहे हैं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी सेलिंग एजेंट को अगर लॉटरी सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। मतलब गवर्नमेंट सप्लायर है, लेकिन टैक्स कौन जमा करवाएगा, ये एजेंट या फिर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, सपोज करो कल को मेरा मन हो गया, मैं स्टार्ट करता हूँ निखिल लॉटरी, और लेकिन लॉटरी मैं अपने एजेंट्स को दे रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा? द आंसर इज़ नो, बिकॉज मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल साधारण सा मनुष्य हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिल्क यान, जब ये सप्लाई किया जाता है, जो यान बनाता है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। इसका सिंपल मतलब क्या, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, फिर आपको वही सब चीज़ देखनी है। अगर फॉरवर्ड चार्ज लगाना है तो आपको देखना है कि भाई मैं लायबल हूँ रजिस्ट्रेशन के। नाउ देयर इज अनदर चैप्टर कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के लायबल हैं या नहीं है, फिर हम लोग रजिस्टर करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरते हैं, तो वो तो सेकेंडरी कहानी है। फिलहाल बात कर रहे हैं अगर कोई मैन्युफैक्चरर है सिल्क यान का, वो किसको दे रहा है गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपेंट तू है, तू ही भर, हम नहीं भरेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखो ये मस्त है, कभी कभी गवर्नमेंट वाले ये ले लेते हैं लोग। यूज्ड व्हीकल्स या फिर सीज्ड या फिर कन्फिस्केटेड गुड्स। कन्फिस्केटेड गुड्स क्या होते हैं, व्हाट इज कन्फिस्केटेड गुड्स, यस बताओ। मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब्त कर लेते हैं वो गुड्स को, सीज कर लेते हैं वो गुड्स को। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग कोई भी फर्क तो नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। ये जो जब्त किए हुए गुड्स हैं उनका बिकवाली, पुराने या कोई यूज्ड गुड्स हैं उनकी बिकवाली, कोई वेस्ट है, कोई स्क्रैप है, लेकिन ये सब कौन बेच रहा है, सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। सप्लाई किसको कर रहे हैं ये लोग, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो उस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ओके ध्यान से देखना। देखो होता है क्या ना, कई बार गवर्नमेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। अब जब जब्त करती है तो फिर नीलाम करती है, नीलाम करती है तो फिर उनको बेचती है। अब गवर्नमेंट खुद ही क्या खुद को टैक्स भरेगी, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है तो उसको क्या बोल दिया, भैया तो रजिस्टर्ड है ना, तेरा सी ए भी होगा, सारा काम तू ही करवा ले, खुद ही टैक्स भर दे, हमको लेना देना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। तो गुड्स को लेके इतना ही था आपके पार्ट में। उसके बाद हमारे पास भर भर के सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज है। पहले हम सेक्शन 9(3) की बात करें। 9(3) में वी हैव सो मच ऑफ सर्विसेज, वन बाय वन चलते जाएंगे। सबसे पहला है GTA। GTA बोले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये गुड्स एजेंसी कौन है, ये लोग वो पर्सन है जो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा अब यहाँ पे भी क्या है ना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करवाऊँ तो
एक काम करो, सीधा इस पॉइंट के लिए हम लोग सीधा चल देंगे इसके एनालिसिस के चार्ट के ऊपर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके इंस्टीट्यूट ने चार्ट बनाया है। बघा, GTA सर्विसेज में कौन लायबल होगा। अच्छा, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ लो, मैं बार बार GTA बोलूँगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज। अपन सिंपल समझते हैं GTA मतलब कौन है, वो जो कंपनी है जो लॉरी चलाती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है, वो GTA। अब पूरे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ना स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको याद कैसे करना है, कहाँ रिवर्स है और कहाँ फॉरवर्ड है। कीप वन थिंग इन माइंड में एक चीज़ अच्छे से डाल लो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहीं ना कहीं अपने समझने के लिए ऐसा समझ लो कि ये ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े नहीं हैं कि जो सब चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, सरकार ने बोला कि तुम मत भरो, हम किसी और से भरवा देंगे, यानी कि रिसिपेंट से भरवा देंगे। जैसे हम लॉरी वाले की बात करते हैं, देखो वो लॉरी वाला भैया है, वो आधी बार दारू पीता है और गाड़ी चलाता है। एक बात बताओ, अगर सरकार उसको जिम्मेदारी दे देवे तू ही भर GST, भरेगा हमेशा वो? और समझो वो कहता है भर भी दूंगा, अब वो पता नहीं उसका कौन सा गाड़ी कब कहाँ चल रहा है, कहाँ ट्रेस करोगे वो बंदे को। ठीक है, ये जस्ट एक हाइपरबली एग्जांपल है आपके माइंड में बसाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, सब देखो, ये जो लॉरी वाला है, आपको वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे GST 5% लगाना है या 12% लगाना है ना। ये 5 और 12 का क्या खेल है, ये बहुत सिंपल खेल है। अगर मैं वो लॉरी वाला कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में मैं खुद सप्लायर हूँ और मैं खुद ही GST भरूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इनवॉइस में 100 रुपये का ट्रांसपोर्ट है, मैं 12% ऐड करूँगा। अगर CGST SGST है तो 6% IGST तो 12% मैं अपने बिल में ऐड करूँगा, मैं रिसिपेंट से लूँगा और फॉरवर्ड चार्ज में मैं खुद ही भरूँगा GST। तो वो क्या हो गया, 12% कैटेगरी में आ गया। तो ऐसी कैटेगरी में जब मैं खुद इनवॉइस बना रहा हूँ, मतलब मैं सक्षम हूँ सारे काम करने के लिए, मैं इनवॉइस बना रहा हूँ, मैं GST चार्ज कर रहा हूँ, 12% चार्ज कर रहा हूँ, तो भाई मैं खुद ही भरूँगा फिर, तब तो रिवर्स चार्ज की बात नहीं आएगी। ध्यान से देखो, वेयर GST इज पेबल एट 5%, तो आपको दो चीज़ देखनी है, रिसीव करने वाला है, वो सर्विस जो रिसीव कर रहा है वो कौन है, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है। देखो, अगर वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तब तो वो एग्जेम्प्ट ही हो जाता है, फिर तो वहाँ बात ही नहीं आ रही है फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की, एग्जेम्प्ट हो गया। अब सेकंड बात आती है, रिसिपिएंट कौन है, वो स्पेसिफाइड पर्सन जो लिस्ट है उनमें से कोई एक है, तो वहाँ पे क्या बोल दिया, वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगा दिया। मतलब वो जो स्पेसिफाइड पर्सन को जिसको सर्विस दे रहे हैं वही क्या भरेगा, वही GST भरेगा। नाउ सर, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या, तो ये लिस्ट मैंने यहाँ लिखी है आसान भाषा में, यही लिस्ट ऊपर भी लिखी हुई है। स्पेसिफाइड पर्सन देखो कौन, वो लॉरी वाला अगर सर्विस दे रहा है किसी फैक्ट्री को जो रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, या वो सर्विस दे रहा है किसी सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड है, या वो किसी को भी सर्विस दे रहा है, कोई ऐसा पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर GST एक्ट, मतलब रजिस्टर्ड GST डीलर है, या वो किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, या वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों, या फिर वो किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को दे रहा है जो किसी भी लॉ में फॉर्मेशन हुआ हो। अगर इन शॉर्ट ये लॉरी वाला भैया अगर इन सभी को किसी को भी सर्विस दे रहा है तो क्या होगा, 5% पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे सामने वाला GST भरेगा, यानी कि ये लोग GST भरेंगे। ठीक है, ये GTA लॉरी वाला नहीं भरेगा। नाउ ये मैंने क्या बोला, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्टूडेंट कह सकते हैं सर सब तो आ गया, इसमें बचा क्या, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई, बचा ना। फॉर एग्जांपल समझो आप हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो किसी GST में, आप कोई फैक्ट्री भी कुछ नहीं हो, आपको अपना कोई सामान अपने दोस्त के पास पहुंचाना है यहाँ से वहाँ पे, तो क्या आप पे आएगा GST का बर्डन, तब तो आप रिसिपिएंट हो। लेकिन क्या आप रिसिपिएंट इस किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, फॉल नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस वहाँ पे GST का RCM आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे और देखो, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ये एग्जाम बीच में आता है, समझ में, अरे खेल बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के कानून बनाया। ध्यान से देखो, वो लॉरी वाला भैया तो पहले ही अपने को लग रहा है कि वो सक्षम नहीं है GST भरने के लिए, तो क्या बोल दिया कि तू ये बड़े बड़े आदमी लोग को सर्विस दे रहा है ना, उसमें कौन भरेगा GST, वो खुद भर देंगे, तू रहने दे। अब वो लॉरी वाला सर्विस समझो मेरे को दे रहा है, अपन तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अपन तो किसी में भी फॉल नहीं करते स्पेसिफाइड के अंदर,
एक बात बताओ, अगर वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है छोटा आदमी, तो मैं उससे बड़ा आदमी है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या सरकार मेरे को ढूंढ सकती है, अरे निखिल तूने अपने दोस्त को 500 का सामान भेजा था ना, ला GST भर, रिवर्स चार्ज में तू भर। तो गवर्नमेंट किस किस को पूछेगी? गवर्नमेंट को पता था इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कोई एंड कंज्यूमर है, रिटेल कंज्यूमर है, यानी कि जिस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, अगर वो कोई सर्विस दे रहा है GTA से, तो भाई एग्जेम्प्ट कर दे सीधा, क्योंकि उसमें टैक्स लगा दिया तो फॉरवर्ड में भी गए, रिवर्स में भी गए, बोला एग्जेम्प्ट कर दे, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है। नाउ अगर ये GST 12% में पेएबल है, तब तो सिंपल मैंने बता दिया कहानी कि अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सनस है तब तो फॉरवर्ड चार्ज भी वो खुद ही भरेगा, लेकिन अगर अदर देन स्पेसिफाइड है, मतलब वही नॉर्मल दूसरे लोग हैं, तब तो भाई वो एग्जेम्प्ट ही है, तो फिर तो बात ही नहीं आती कौन भरेगा। अभी नीचे बताया रेसिपिएंट मतलब कौन होता है, ये तो अपने को पता ही है, जो बंदा कॉस्ट बेयर कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने का, वही रेसिपिएंट है। ठीक है, तो ये था GTA सर्विसेज। तो ये चार्ट में और स्पेसिफाइड पार्ट में फुल कवर हो जाता है। जिसको मन है वो एक एक पॉइंट ऊपर पढ़ते बैठे, ज्ञान प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो नीचे चार्ट में कवर नहीं होती है। हाउएवर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to। अब ध्यान से देखो कि RCM कब एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, एक और कंडीशन में, जहाँ पे वो GTA सर्विस किसको दे रहा है, या तो सरकारी डिपार्टमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को, और ये वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है GST में। मतलब एग्जाम्पल समझ कर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी ने रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है GST में। अब रजिस्ट्रेशन ले रखा है मतलब अपन ने तो क्लॉज वही सीखा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही GST भरेगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर रजिस्टर्ड है, नॉर्मल सप्लाई के लिए नहीं, वो रजिस्टर्ड है सिर्फ TDS के लिए। अब ये सब आगे आएगा आपके सिलेबस में कि कब TDS के लिए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट सिर्फ TDS रजिस्ट्रेशन करने के नंबर लेके रखी है, नॉर्मल नंबर नहीं लेके रखी है, तो वो फिर इस सेक्शन के हिसाब से क्या बन जाएगा, अनरजिस्टर्ड ही बन जाएगा, तो वहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ये ध्यान रहे, ये पॉइंट वापस टचअप होगा फ्यूचर आने वाले चैप्टर्स में, बट फिलहाल यहाँ के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला मज़ेदार चीज़ है, ये अपने दिल के बहुत पास है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल, किधर गया मेरा, ये रहा, प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर ये महान लोग किसी को भी सर्विस दे रहे हैं, सप्लायर कौन है देखो इसमें, इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, किसको सर्विस दे रहे हैं? अगर ये सर्विस दे रहे हैं ना किसी बिजनेस एंटिटी को, ऑफ कोर्स टैक्सेबल टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो इंडिया में किसी को भी सर्विस दे रहे हैं जो कि एक बिजनेस एंटिटी है, तो वो बिजनेस एंटिटी टैक्स भरेगा रिवर्स चार्ज में। सप्लायर एडवोकेट है वो नहीं भरेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भरेगा। अच्छा, अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि फिर नॉर्मल सिचुएशन पे अगर एडवोकेट सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को नहीं दे रहा है, सपोज एडवोकेट सर्विसेज किसी XYZ पर्सन को दे रहा है, किसी भी काम के, किसी का तलाक करवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया एडवोकेट्स देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सर्विस एग्जेम्प्ट कर दो, ठीक है, वहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया सीधा। बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो बोल दिया कि ठीक है, एंटिटी तो बड़े लोग हैं, वो लोग भर सकते हैं, भरने दो। अच्छा, जो मैंने अभी दूसरा पार्ट बोला एग्जेम्पशन वाला, ये सारा पार्ट एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में आएगा, सो रिलैक्स, वहाँ पे डिटेल में पूरा चार्ट आने वाला है। Okay. Next services we have is service supplied by an arbitral tribunal to a business entity. सेम जो ऊपर एडवोकेट था वैसा ही पॉइंट यहाँ पे, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है किसी को भी जो कि कौन है, बिजनेस एंटिटी है, तो फिर रिवर्स चार्ज में एंटिटी भरेगा।
लेकिन अगर वो किसी और को दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी नहीं है, वहाँ पे एग्जाम्पशन दे दिया गवर्नमेंट ने, जो मेगा एग्जाम्पशन में कवर होगा आगे वाले चैप्टर्स में। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ देखो, किसी भी बंदे ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दिया है, किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को जो इंडिया में लोकेटेड है, बट ऑफ कोर्स तो वहाँ पे वो बॉडी कॉर्पोरेट ही टैक्स भरेगा। अरे बहुत सिंपल है, इसको ना याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सपोज़ करो कि कोई कंपनी, कोई पार्टी होने वाली है, अब वहाँ पे आपका कोई हल्का फुल्का ब्रांड चलता है, आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो क्या करोगे? उस पार्टी को हल्का फुल्का स्पॉन्सर कर दोगे। 10, 12, 15 हज़ार में आप देखते हो कि अपन इवेंट जो चलती है उसमें स्पॉन्सर करते हैं और दुकान ले लेते हैं वहाँ अपना एग्जीबिशन लगाने के लिए। अब एक बात बताओ, हम जो छोटा मोटा बिजनेस लेके वहाँ जा रहे हैं, एग्जीबिशन लगा रहे हैं, वो स्पॉन्सरशिप का सर्विस दे रहे हैं और वहाँ से कोई कुछ चीज़ें ले रहे हैं बदले में, स्पॉन्सरशिप के बदले। ऐसे केस में ये जो बंदा जो छोटी सी स्टॉल वहाँ पे ले रहा है, ये तो छोटा आदमी हो गया ना। तो गवर्नमेंट बोलते हैं इसको कहाँ पकड़ेंगे हम लोग, ये तो आज कल स्टॉल लगा रहा है, कल भाग जाएगा। तो बोले स्टॉल लगा किधर रहा है? वो उसके पास में जो ये सब काम कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? हाँ, उसको पकड़ना। तो क्या कर, उसी से जीएसटी मांग ले। नेक्स्ट क्या है? सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ये जो अथॉरिटी। तो ये देखो, अगर सरकार सर्विस दे रही है किसको? किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो सरकार बोलती है हम लोग खुद ही क्या टैक्स भर के, अब खुद को टैक्स भरने का, तो तू भरे काम, ठीक है? तो वहाँ भी रिवर्स चार्ज बोल दिया। लेकिन यह कौन सी सर्विस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर ये जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ, देखो जैसे अपन स्पीड पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये वो, फिर आपका सर्विसेज रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ अ पोर्ट ऑफ एन एयरपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है ना, इनको हटा दो। हाँ, इनको हटा दो। इनके अलावा जो बाकी सर्विस गवर्नमेंट देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वहाँ पे क्या होगा? रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो सर इन सब सर्विसेज पे क्या होगा? इन सब पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पीड पोस्ट करवाने जाते हो और सपोज करो आपको 40+ जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो वो जो जीएसटी है वो आपके ऊपर कभी नहीं आएगा, भले ही आप कोई भी हो। वो गवर्नमेंट खुद ही, डिपार्टमेंट खुद सक्षम है, उनका सेपरेट पूरा यूनिट है, उनके सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो इसलिए वो डिपार्टमेंट खुद ही आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और खुद जमा करेगा, यानी कि रेसिपिएंट को टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट मैं डिस्क्लेम करना चाहता हूँ। कई बार ना ये जो चैप्टर है आरसीएम, इसमें लोग क्या करते हैं, तरह तरह के चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसको याद करने के लिए, कैसे याद करना है। ट्रस्ट मी, इसको आप कितना भी रट्टा कर लो, एग्ज़ाम के दिन फिर भूल जाओगे, ठीक है? इसको रट्टा नहीं करना है, इसको अब से लेके एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम है आप लोगों की नवंबर 21 में या किसी किसी की होगी मई 22 में। एग्ज़ाम है कुछ महीनों बाद, एग्ज़ाम तक इसको 4-5 बार बस रीड मार लेना, अपने आप दिमाग में बस जाएगा, एग्ज़ाम में आएगा क्लिक हो जाएगा। ये कितना भी रट लो, रटा हुआ फिर भूल जाओगे, मतलब नहीं है। हल्का फुल्का लॉजिक जो बताया वो याद करने का ट्राई करो और इसको बस 4-5, 6, 7, 8 बार रीड मार लो बीच बीच के गैप में। अब बाकी अगर आप उन्हीं में से हो जो रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो तो फिर ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वही मतलब सारी वही गवर्नमेंट, ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो जो ऊपर कवर नहीं किया था, यहाँ अलग से बता दिया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंटिंग करने का काम गवर्नमेंट कर रही है, तो सप्लायर कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट। रिसिपिएंट कौन है? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट, मतलब अंडर GST एक्ट। तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? वो बंदा आरसीएम में खुद टैक्स भरेगा, ठीक है? याद रहे, सप्लायर कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट। इसका मतलब मैं अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को दे रहा हूँ तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लग रहा है। अगर सरकार अपनी प्रॉपर्टी को किसी ऐसे पर्सन को दे रही है जो रजिस्टर्ड है, तब आरसीएम आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली अगर सरकार मुझे प्रॉपर्टी दे रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है,
तो अगर मुझे दे, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो फॉरवर्ड चार्ज में सरकार खुद ही जीएसटी भरेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट में कंफ्यूज ना होइए। वो नेक्स्ट क्या है, ये बहुत लॉजिकल है, समझो इसको। सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीडीआर और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर। अच्छा है, क्या आपने अपने कभी जीवन में टीडीआर सुने? टीडीआर एफएसआई सुना है? एफएसआई क्या होता है? हाँ, आपकी तो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, क्या होता है एफएसआई? खाली बस सुन लिया, शाबाश। बस तो ठीक है, ये सब जानने का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में वो तो है नहीं। ठीक है, पर स्टिल अब टर्म आ गया है, हम लोग साइंटिफिक पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक जेनेरिक लैंग्वेज में समझ लो कि व्हाट इज टीडीआर। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। या इसको और सिंपल करें, चलो ठीक है जान दो, इसको ऐसा रखते हैं। सपोज करो ये पूरा गांव है, ठीक है, ये पूरा गांव बसा हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा गांव बसा हुआ है, इधर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर, सब कुछ है। अब गवर्नमेंट है ना एक रोड का प्रोजेक्ट पास कर रही है, रोड का प्रोजेक्ट। ये रोड इस तरह से हाईवे बनता हुआ आ रहा है। अब ये हाईवे बन के इधर आ रहा है और यहाँ का भी हाईवे बन गया है। अब ये हाईवे जोड़े कैसे? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये जो एरिया है जो रोड के बीच में आ रहा है उसको एक्वायर करने का ट्राई करेगी, उनको भिन्न भिन्न तरह के ऑफर देगी। अब कोई पैसे में मान जा, कोई बोलेगा हमको तो ज़मीन ही चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन लेंगे साहब। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो ज़मीन यहाँ ले लो। वो बोलता है नहीं, जिस तरह की खुशहाल अच्छी मस्त ज़मीन यहाँ है, सेम ज़मीन हमको कहीं और ला के दो। अब गवर्नमेंट बोलती है ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे चांसेस है कि गवर्नमेंट क्या बोले, एक बार आप खाली कर दो, हम आपको टीडीआर दे रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में आप इस जगह पे प्रॉपर्टी क्लेम कर पाओगे, ये आपका एक एसेट हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है हम लोग। तो वहाँ पे क्या होगा, अब ये जो राइट है ना, ये राइट किसी ज़मीन को लेके, किसी पर्टिकुलर एरिया को लेके राइट आपको मिल जाता है प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए, और ये राइट की ट्रेडिंग भी होती है। ठीक है, तो ये वाला राइट कोई भी पर्सन, अब सोचो ये राइट आदमी किसको बेचेगा? किसी प्रमोटर को ही बेचेगा जो वहाँ पे खड़ा कर सके। ठीक है, या फिर एफएसआई क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। हमारे कंट्री में हम लोग को जब भी कोई जितनी बड़ी इमारत बनानी हो उतना ज़्यादा एफएसआई अप्रूवल करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये एफएसआई वो हो गया। या फिर आप चाहो तो इन दोनों टर्म को उस पॉइंट समझ सकते हो कि आपकी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 25 साल पुरानी हो गई है। अब ये 25 साल पुरानी हो गई है, कभी भी गिर सकती है, तो क्या करोगे? अब आप लोग ढूंढोगे किसी नए बिल्डर को, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रमोटर। तो ये प्रमोटर आएगा। अब क्या ऐसा होता है क्या कि अपन ने प्रमोटर से बात किया कि हे प्रमोटर एक काम कर, इसको तोड़ के नया बना दे, बना देगा अपने आप? कैसा? क्या नहीं। आप अगर उस सोसाइटी में 50 लोग रहते हैं तो 50 लोग का अपना अपना राइट है उस प्रॉपर्टी की ज़मीन पे। हम लोग कन्वेंस डीड वगैरह क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि उस ज़मीन पे भी आपका अधिकार हो जाता है। तो आपका करना पड़ता है, आप लोगों को डेवलपमेंट राइट्स या फिर वो एफएसआई आपको उस प्रमोटर को देने पड़ते हैं। उसके बाद उसके पास वो पावर आता है बनाने का। उसके पहले अगर बनाना स्टार्ट करता है तो कोई भी बंदा कंप्लेन करके उस काम को रुकवा सकता है और वो प्रमोटर बर्बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट सिंपल मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से एक बात समझ में आ रही है, ये सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, क्या ये सब लोग जीएसटी नंबर ले लेके रखे हैं क्या? तो क्या बोला गवर्नमेंट ने, प्रमोटर तो बड़ा आदमी है, तो ये भर देना आरसीएम में, क्या ये बच्चे लोगों से भरवाएगा? सेम कहानी नीचे वाले पार्ट में। कोई भी लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल या उससे ज़्यादा, बाय एनी पर्सन, किसको दे रहा है? प्रमोटर को। ठीक है, अगेन यही सिंपल कहानी है कि मेरे पास कोई ज़मीन का राइट पड़ा है,
मैं उसको लीज पे दे रहा हूँ 30 साल से ज़्यादा। अब एक बात सिंपल समझना, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन खड़ा करते हैं किसी प्रॉपर्टी में तो उसकी लाइफ 25-30 साल से ज़्यादा होती नहीं है, अनलेस यू अगेन डू नॉट रिकन्स्ट्रक्ट या उसको और मरम्मत नहीं करते, तब तक नहीं होती है। 25-30 साल मैक्सिमम लाइफ होती है किसी भी एक नॉर्मल इमूवेबल एसेट्स की जो खड़ा करते हैं हम लोग, बिल्डिंग वगैरह खड़ा करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग हमारे जो लीज राइट्स हैं किसको दे रहे हैं, हम लोग प्रमोटर को दे रहे हैं। अगेन जो ऊपर सीखा वही कहानी अवेलेबल है, भाई प्रमोटर बड़ा आदमी तो खुद भरेगा, हम नहीं भरेंगे। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी। ये देखो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है। अब ये इसमें लिखा क्या बाद में पढ़े ना, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। ये डायरेक्टर है, ये एक कंपनी है, ये इसको सर्विसेज दे रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको अपना कंपनी लॉ याद है तो डायरेक्टर को ना भिन्न भिन्न प्रकार के पैसे मिलते हैं कंपनी से। एक तो क्या मिलता है, इसको रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसको सैलरी मिलता है। और क्या मिलता है, और इसको शिटिंग फीस मिलता है ना, शिटिंग फीस मिलता है। और क्या मिलता है, हो सकता है ये डायरेक्टर खुद डॉक्टर भी हो, खुद ऑपरेशन भी करता हो, तो उसको कहना से इसको प्रोफेशनल फीस भी मिलती है उस उतने पार्ट के लिए। सब कंपनी एक्ट में रेम्यूनरेशन वाले चैप्टर में है। तो अब है ना, इस डायरेक्टर को इस कंपनी से जो एज अ सैलरी मिलता है ना, एज अ सैलरी, वो तो हो जाता है कवर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। और अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 3 के एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज क्या है, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। तो अगर डायरेक्टर एज अ सैलरी ले रहा है तब तो वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर निकल गया, बिकॉज वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर उसके अलावा जो चीज़ें ले रहा है, शिटिंग फीस ले रहा है, कोई और फीस ले रहा है, प्रोफेशनल फीस ले रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टर के केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। बट क्या डायरेक्टर जीएसटी नंबर लेके रखा है क्या? नहीं। बिजनेस कौन कर रहा है? कंपनी, वो बॉडी कॉर्पोरेट। तो आरसीएम में जीएसटी कौन भरेगा? बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी। समझ में आता है? अच्छा, इसी चीज़ को आगे आपके सेक्शन में आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, क्योंकि हम कैसे समझेंगे कि वो एज ए सैलरी लिया या एज ए शिटिंग फीस लिया। तो देखो बहुत सिंपल फंडा है समझने का। सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस कटता है किसी भी एम्प्लॉय का अगर वो सैलरी ले रहा होता है। तो आपको चेक करना है कि वो जो पैसा डायरेक्टर को मिल रहा है क्या वो 192 से क्रॉस होता हुआ आपके उस डायरेक्टर के पास आ रहा है। अगर वहाँ से क्रॉस होता हुआ आ रहा है तब तो वो एम्प्लॉय की वजह से जीएसटी से बाहर एग्जेम्पशन। अगर वो उसके अलावा किसी और चीज़ का पैसा है तो सिंपल है भाई, प्रोफेशनल फीस है, ये सब चीज़ें हैं, तो कंपनी उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स भरेगी। डायरेक्टर कनेक्शन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फंडा भी बहुत सिंपल है, ये आपके इंश्योरेंस एजेंट। हम लोग है ना बहुत बार देखते हैं, हमारे दर बदर बहुत जगह भटकते रहते हैं इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। तुमको लगता है उनको देख, उनकी शक्ल देख के कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड होंगे कि दे वुड बी हैविंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? द आंसर इज नो। वो काम किसके लिए करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एजेंट तो लाखों एजेंट है कंपनी के, तो सब तो नंबर रखते ही नहीं जीएसटी का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये हम लोग को मचमच ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ये जो एजेंट सर्विसेज किसको सर्विस दे रहा है? एजेंट सर्विसेज दे रहा है हमको भी और कंपनी को भी, बट वो मेन किसको सर्विस दे रहा है? उस कंपनी को। तो कंपनी तू भर उसका जीएसटी, चल रिवर्स चार्ज में। हम एजेंट से नहीं मांगने बैठने वाले यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट कौन होते हैं? सुना होगा नाम पहले, वसूली भाई। पता ना, अभी तो आज के से बंद हो गया है और अब तो बहुत प्यार से वसूली करते हैं, बट वसूली करने वालों को वसूली करने वाले ही बोलते हैं। तो वसूली भाई जो होते हैं ये बैंक्स रखती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रखती है। तो रिकवरी एजेंट ये एक इंडिविजुअल होता है या कोई नॉर्मल छोटी मोटी फर्म होती है। इनके केस में क्या बोलती है, आप बैंक को सर्विस दे रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हैं ना, वही आरसीएम में टैक्स भरेगी, आपको नहीं भरना है, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। याद रहे 3 नाम, कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, या फिर किसी भी ज़रिए अपना ओरिजिनल कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट हम दे रहे हैं किसी और को इस्तेमाल करने के लिए। देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है? म्यूज़िक कंपोज़र,
फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या कोई ट्रेडमार्क वाला जिसके पास कॉपीराइट वाला चीज़ें हैं। किसको सप्लाई कर रहे हैं? या तो म्यूज़िक कंपनी को या किसी प्रोडक्शन हाउस को, ऑफ कोर्स जो इंडिया में लोकेटेड है। तो ऐसे केस में देखो सिंपल सी कहानी है। आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग पागल होते हैं। मैं दिन रात ड्राइंग बना रहा हूँ, ड्राइंग बनाते गवर्नमेंट बोलता है तू ड्राइंग बेचा ना, ला GST दे। आर्टिस्ट लोग पागल होते हैं, वो ड्राइंग बनाना छोड़ देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बाबा तू चिक मत कर। तो किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है, प्रोडक्शन हाउस को दे रहा है, आर्ट गैलरी को दे रहा है, वो लोग भरेंगे GST, तो रहने दे। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रहे इसके अंदर, ये ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए जो आप दे रहे हो, तो ही RCM में कवर होगा। अगर वो किया हुआ काम किसी और से लेके किसी और को दे रहे हो तो वो ओरिजिनल नहीं कहलाया जाएगा, उसमें कवर नहीं होगा। सर एग्जांपल ले लो, नहीं तो ये वाली कहानी उड़ जाएगी। ये देखो यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं सोनू हूँ, सोनू, ठीक है, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। अब मैंने एक गाना गाया, मैंने एक सॉन्ग गाया। अब ये सॉन्ग क्या कर रहा हूँ, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, T सीरीज़। मैं इस T सीरीज़ को ना वो सॉन्ग बेच रहा हूँ। अच्छा, ये सॉन्ग मैंने खुद गाया है, खुद कंपोज किया है, खुद का ओरिजिनल सॉन्ग है, मैं T सीरीज़ को बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। सोनू GST नहीं भरेगा, मैं GST नहीं भरूंगा, रिसिपिएंट यानी कि T सीरीज़ GST भरेगा। लेकिन ये T सीरीज़ ने क्या किया, T सीरीज़ ने मेरे से सॉन्ग तो ले लिया। अब T सीरीज़ ने क्या किया, ये T सीरीज़ ने ना टिप्स को, दूसरी कंपनी है म्यूज़िक वाली, उसको बेच दिया मेरा ये गाना कि काम कर ले, तू रख ले। अब ठीक है, जो भी उनका होगा आप लोग को मतलब नहीं उससे। लेकिन अब T सीरीज़ ने क्या किया, T सीरीज़ ने वो गाना टिप्स को बेच दिया। ये जो T सीरीज़ गाना टिप्स को बेच रहा है, क्या वो गाना T सीरीज़ ने बनाया? क्या वो ओरिजिनल सॉन्ग T सीरीज़ का ओरिजिनल सॉन्ग है? नहीं, वो किसका है, सोनू का है। तो ये RCM एप्लीकेबल है सोनू वाले केस में, बट नॉट ऑन T सीरीज़ एंड टिप्स के केस में। तो जब T सीरीज़ टिप्स को वही ओरिजिनल जो दे रहा है, जो खुद का उसने नहीं बनाया, किसी और का लिया हुआ दे रहा है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, T सीरीज़ ही भरेगा। मतलब देखो मज़े की बात, इस पूरे ट्रांजेक्शन में जब सोनू से सर्विस लिया तो भी T सीरीज़ ने RCM में भरा, जब T सीरीज़ किसी और को बेच रहा है तो T सीरीज़ ही फॉरवर्ड चार्ज में भरेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ओरिजिनल। सेम ऐसा ही कुछ ऑथर में भी है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र और परमिटिंग। अरे सपोज मैं बहुत अच्छी बुक लिखता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं ऑथर हूँ बहुत बड़ा, किसको बेच रहा हूँ, रिसिपेंट कौन है मेरा, पब्लिशर, टैक्सपेन वगैरह जो होते हैं, मैं उनको बेच रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, वो ऑथर लिखते बैठेगा कंटेंट या GST भरते बैठेगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तू रहने दे, पब्लिशर तू भर दे काम का GST, पब्लिशर भरेगा। यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज़ किया है, ओरिजिनल। ये ध्यान रहे, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के केस में RCM लगेगा। अगेन यहाँ पे सेम एग्जांपल है, मैं हूँ मिस्टर N, मैं बहुत बड़ा ऑथर हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको टैक्समैन को बेचा, तो यहाँ पे RCM लगेगा, मैं नहीं भरूंगा, टैक्समैन RCM में भरेगा। अब क्या किया, टैक्समैन ने किसी और XYZ को बेच दिया, तो यहाँ पे तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल काम टैक्समैन का नहीं, ओरिजिनल काम तो मिस्टर N का था। ठीक है। अच्छा, ऑथर, सिर्फ ऑथर के केस में एक ऑप्शन और दिया गवर्नमेंट ने, क्या बोला है कि अगर ऑथर की इच्छा है, अगर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है ये, GTA में तो ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट था, उसकी मर्जी है, 12 तो 12 तो खुद भर। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर एज एन ऑथर मेरी इच्छा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं ही टैक्स भरूँ, मैं चाहता हूँ मैं ही टैक्स इनवॉइस इशू करूँ और मैं ही कलेक्ट करूँ और मैं खुद ही टैक्स भरूँ, तो कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन कब, अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरना चाहता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पहले बात तो GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेरे को जो मेरा डिपार्टमेंट का ऑफिसर है उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं इस पे फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता हूँ और मैं खुद ले रहा हूँ और मैं खुद भरूँगा, तब वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। कोई नहीं करता है, ये आर्टिस्ट लोग इतने टाइम नहीं होते इनके पास, ये लोग कभी नहीं करते। नेक्स्ट क्या है,
सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ओवरसीइंग कमिटी एक आरबीआई की स्पेशल कमिटी होती है जो आरबीआई के लिए बहुत सारे ओवरसीज काम करती है। तो यहाँ पे ये जो मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग है ना, किसको सर्विस दे रहे हैं? आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं। तो उस केस में क्या बोल दिया, अरे ये पब्लिक तो बाहर काम कर रही है, समझने के समझो खाली, ओवरसीज ये बाहर काम कर रही है, गवर्नमेंट का बाहर जाएगी टैक्स लेने के लिए। तो क्या बोला, इंडिया में कौन है? आरबीआई। आरबीआई टू टैक्स भरेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर्विस सप्लाइड बाय डीएसएस। देखो ध्यान से देखना, ये मस्त है। सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसएस, इंडिविजुअल वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड। तो इस केस में क्या करेंगे? किसको दे रहे हैं सर्विस? बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को, ऑफ कोर्स जो इंडिया में लोकेटेड है। कभी नाम सुना है डीएसए? क्या होता है डीएसए? कभी भी नहीं सुना? अच्छा, पता है डीएसए कौन होता है? अभी तुम 5 मिनट में तुम्हारा आंसर चेंज कर दोगे। कभी तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन आता है कि सर लोन चाहिएगा, सर क्रेडिट कार्ड चाहिएगा? वो सब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं, वो सब डीएसएज होते हैं, ठीक है। अब वो जो डीएसए आपको फ़ोन कर रहा है, अगर वो कोई इंडिविजुअल, फ़ोन तो इंडिविजुअली करेगा, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल फर्म से, प्रोप्राइटरी फर्म से बिलोंग करता है तो वहाँ पे आरसीएम लग जाएगा। कई बार डीएसएज जो होते हैं ना, ये लिमिटेड कंपनीज होती है, एलएलपीज होती है। ऐसे कैसे वो सक्षम है खुद टैक्स भरने के, तो वहाँ फॉरवर्ड चार्ज में लगेंगे। वरना क्या होगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। अब रिवर्स चार्ज लगेगा मतलब ये लोग सर्विस किसको दे रहे हैं? बैंक को, तो बैंक जीएसटी भरेगा। समझ में आता है? अब बोलो तुम तो बोलो तुम पता नहीं डीएससी कौन है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बैंक के लिए बाहर से बिजनेस ला के बैंक को देते हैं। किसको दे रहे हैं सर्विस? बैंक को दे रहे हैं। ये बिजनेस लाने पे ध्यान देंगे या टैक्स भरेंगे? बोला बैंक तू भर चल। नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बैंक्स के बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स भी होते हैं और वो करस्पॉन्डेंट के खुद के एजेंट्स भी होते हैं। तो अगर वो एजेंट उस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? करस्पॉन्डेंट, बैंक नहीं। यहाँ पे करस्पॉन्डेंट बैंक को देता है, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ क्या? नहीं। बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं, करस्पॉन्डेंट सर्विस लेते हैं किससे? अपने करस्पॉन्डिंग एजेंट से। वो देखो ना, एक तो बैंक बहुत बड़े, करस्पॉन्डेंट थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे उससे, और वो तो और छोटे एजेंट थोड़ी भरेगा, तो मैं भरूंगा, रेसिपिएंट हूँ मैं भरूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये इस पे तो इंस्टीट्यूट ने ना जुलाई 21 के आपके अटेम्प्ट में भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था सिक्योरिटी सर्विसेज पे। आई एम नॉट श्योर, वेरी श्योर, एक बार आप चेक कर लेना। मेरे को ऐसा याद आ रहा है हल्का फुल्का, शायद पूछा गया था कुछ इस पे, एमसीक्यू में मुझे पूछा गया था या किसी पेपर में आया था, मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था, तो एक बार आप देख लेना। बट एनीवे, नहीं भी पूछा गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। सिक्योरिटी सर्विसेज कौन? सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, वो फर्म हो सकता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, वो एओपी हो सकता है, वो बीओए हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। मतलब सिंपल है, वो जो वॉचमैन देती है ना कंपनी, अपन लिखते हैं बहुत बार बैंक के बारे में, वो लिखा हुआ होता है वॉचमैन के पर लिखा होता है, हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन के भी ड्रेस पे लिखा होता है सैनिक, ऐसा एक नाम है, सैनिक एक कंपनी है। अब अगर वो सैनिक एक लिमिटेड कंपनी है और वो वॉचमैन प्रोवाइड करने का, सिक्योरिटी देने का सर्विसेज दे रही है, तब तो वो यहाँ कवर नहीं हो रही है, क्योंकि वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, तब तो वो खुद भर सक्षम है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरने में। लेकिन अगर वो कंपनी नहीं है, वो खुद एक इंडिविजुअल है, सपोज मैं हूँ, कल को मेरा मन हो गया कि यार एक काम करता हूँ, मेरे पास 2-3 वॉचमैन भी हैं, मैं ये काम शुरू कर देता हूँ। अब मैं तो साधारण मनुष्य, मेरा कोई फर्म वर्म कंपनी वम्पनी कुछ नहीं, तो ऐसे केस में मैं यहाँ कवर हो जाऊँगा। लेकिन कब? जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं
दे रहा हूँ सर्विस एक सोसाइटी को, अब सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है अगर जीएसटी में, तो फिर यहाँ पे आरसीएम का मच नहीं आएगा, फिर तो जो दे रहा है उसको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड पर्सन है, या मैं सपोज़ किसी कंपनी को दे रहा हूँ, किसी बैंक को दे रहा हूँ जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो फिर वो लोग आरसीएम भरेंगे, मैं नहीं भरूंगा। याद रहे, पहले चेक करूँगा कि मैं खुद बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो मैं खुद ही भरूंगा। अगर मैं नहीं हूँ तो जिसको दे रहा हूँ वो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, तो वो भरेगा। अगर वो नहीं है फिर तो मेरे को भरना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? रिपीट करूँ? हाँ ठीक है। अच्छा, ये सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है कि अगर आप सर्विस किसी गवर्नमेंट को दे रहे हो, किसी को भी, जो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के लिए आया हुआ है, तो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आप देख लेना, कोई चिंती पिंती बात है। नेक्स्ट क्या है देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ यूज इज इंक्लूडेड वेयर the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to a body corporate। देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है। अच्छा, यहाँ बात किस सर्विस की हो रही है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जो किस लिए है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे एग्जांपल बताएं, कभी अपना मन होता है चलो शिरडी जाके आते हैं, तो आप क्या करते हो? किसी टूर्स वाले को फ़ोन करते हो। टूर्स एंड ट्रैवल जब आप फ़ोन करते हो और आप उससे पूछते हो कि भाई मुंबई टू शिरडी जाके आना है, क्या लेगा? सपोज़ वो कहते हैं 10,000 लेगा, तो आप उसको पूछते हो 10 में सब आ गया या कुछ और भी लेगा? तो वो कहता है नहीं 10 में सब आ गया, 200-300 ड्राइवर का और लूँगा, 10-500 में सब आ गया। तो यानी कि अब आपको तो खबर नहीं, आपको तो पता नहीं कि कितना पेट्रोल लग रहा है, कितना डीजल लग रहा है, कितना सीएनजी लग रहा है, क्या सैलरी है उसका, अपने को कुछ पता नहीं। अपने को पता है एक पैकेज है। यानी कहना ऐसे ही इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आपने मोटर व्हीकल जो पैसेंजर के लिए चल रहा है उसको आपने हायर किया है, रेंट किया है खुद के लिए, जो फ्यूल कॉस्ट के साथ का कॉस्ट है वो यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। इसका मतलब पता, कई बार ऐसे भी होता है कि हमको टूर्स एंड ट्रैवल्स ऐसे बोलता है कि देखो मैं एक दिन का 1500 रुपये लूँगा गाड़ी का रेंट, गाड़ी का रेंट 1500 रुपये एक दिन का है। तो जितने दिन आपकी गाड़ी बाहर रहेगी उतने दिन का आपको रेंट देना है गाड़ी का। मैंने कहा डीजल का, उसने बोला डीजल आपको जितना भरवाना है भरवा और चलाओ, तो वो कवर होगा इसमें, वो इसमें कवर नहीं हो रहा है। ये पॉइंट बारीक पॉइंट है, पब्लिक पढ़ता ही नहीं इतना तक तो, और जो बच्चे समरी से पढ़ते हैं वहाँ तो ये सब लिखा ही नहीं होता है। ठीक है, ओके। एनी पर्सन, देखो सप्लायर कौन है? कोई भी पर्सन हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई तो सिंपल है, हर जगह देख रहे हो, जहाँ जहाँ बॉडी कॉर्पोरेट आ गया ना वहाँ पे हम बॉडी कॉर्पोरेट को कभी नहीं बोलते तू मत टैक्स भर, तो तू ही भर टैक्स फिर तो। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। वैसे कल को मैं हो गया, मेरा मन हो गया यार एक काम करते हैं, एक गाड़ी खरीद लेते हैं और चलाते हैं उसको, शिरडी के लिए, मुंबई नासिक के लिए चलाते हैं, तो मैं बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी हूँ, तो मेरे पे कवर हो जाएगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। हु सप्लाई सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, किसको सर्विस दे रहा हूँ मैं बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हूँ। एंड डजंट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग CGST एट 6%, मतलब वही 12% की रेट ओवरऑल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पे हम लोग एनालिसिस पे आ जाते हैं एक बार और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये रहा, इधर देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखो अगेन यहाँ पे भी जैसे GTA में था ना, आपको उस तरह के 2 ऑप्शंस हैं, चार्ट में आप स्ट्रेट अवे समझ जाओगे, बट वहाँ जो सीखा है वो भूलना नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि वो जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला है वो अदर दिन बॉडी कॉर्पोरेट देंगे, फिर भी उसकी इच्छा है, वो छोटा, ध्यान रखना, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है फिर तो उसकी इच्छा नहीं पूछी जाएगी, फिर तो उसको 12% तो भरना ही है टैक्स खुद फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन अगर वो छोटा इंसान है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो अगर उस फिर भी उसकी इच्छा है कि मेरे को तो 12% पे टैक्स भरना है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में भरना है, तो 12% पे खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भर सकता है। देखो अगर 12% पे टैक्स भरना चाहता है फॉरवर्ड चार्ज में भर सकता है, और जो GST लायबल कौन होगा? सप्लायर। नेक्स्ट केस क्या है? जहाँ पे उसको नहीं भरने की इच्छा है 12% पे, तो क्या होगा? अब वो चेक करेगा क्या अपन सप्लायर अपन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है
या तो बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर अपन बॉडी कॉर्पोरेट है फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वापस आ गया दे, फॉरवर्ड चार्ज तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अपन आम इंसान है, आम इंसान है तो क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि रिसीव करने वाला कौन है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर वो बड़ा आदमी है तो भाई तो वो भर देगा रिवर्स चार्ज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रिसीव करने वाला भी मेरी तरह आम आदमी है तो भाई अब मैंने बहुत मज़े ले लिए। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नंबर ले, चुपचाप 12% भर खुद चल। इसका मतलब रिवर्स चार्ज सिर्फ तब आ रहा है जब मैं एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ और मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। अगर मैं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को, तब तो मेरे पे ही लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उससे सरकार लेगी कैसे, तो मेरे पे आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम कहाँ पहुँचे, अच्छा नेक्स्ट है सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज। ये काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है, जो बच्चे शेयर्स में डील करते हैं उनको पता होता है। क्या आपको आइडिया है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है? नो आइडिया? अरे यार, छे सुनो ध्यान से। ये क्या होता है, ये आज की डेट में बहुत चलता है, पहले इतना शोर में नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा मन है, आज ना मार्केट बहुत ऊपर है और मेरा मन है मैंने शॉर्ट कर दिया। अब देखो, जब आप शॉर्ट करते हो एक तो इंट्राडे होता है, वो तो कहानी अलग हो गई। मैंने डिलीवरी में शॉर्ट कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ, मैंने 1 लाख शेयर सपोज करो कोटक महिंद्रा बैंक के 1 लाख शेयर्स बेच दिए। अब मेरे डीमैट में शेयर्स है ही नहीं, मैंने डिलीवरी ट्रेड मार दिया है। अब मेरे को इसको स्क्वायर ऑफ करना भी नहीं है, मेरे को तो डिलीवरी देनी है और मेरी उम्मीद ऐसी है कि नहीं बाद में वापस शेयर ऊपर आएगा, तो मैं लॉस क्यों बुक करूं। मैं क्या करूंगा, सपोज करो आपके पास शेयर्स पड़े हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, आपके पास में 1 लाख शेयर्स पड़े हैं, क्या बोलूँगा, एक बार तेरे शेयर्स देना बोरो करने के लिए। ऐसा होता है, ठीक है। और सर ये कभी हमने देखा नहीं कैसे होता है, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनके पास चैनलाइजेशन होता है, चीज़ों का एक्सेस होता है, और ये सारे काम पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे होते हैं और उसके बाद ही एग्रीमेंट होकर ट्रांसफ़र होता है। ऑल्दो ये सब एग्रीमेंट आजकल ऑनलाइन हो गए सारे के सारे, बट ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो अब क्या, मैंने तो बेच दिया, अब मैंने बेच दिया तो मैं क्या करूँगा, आपसे बोरो कर लूँगा। अब बोरो करके मैंने जिसको डिलीवरी ट्रेड मारा था उसको दे दिया डिलीवरी। फ्यूचर में अब मेरे को लग रहा है कि शायद ये प्राइस 6 महीने बाद में और नीचे गिर के आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं वो शेयर बाय करूँगा और जो आपसे बोरो किए थे आपको वापस दे दूँगा। तो ये जैसा हम लोग ये बॉटल के साथ बोरो और लेंडिंग खेलते हैं, एग्रीमेंट रेंट करते हैं, वैसा विथ शेयर्स भी करते हैं। उस सर्विसेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बंदा अब सोच के बताना हल्का सा, जो बंदा बोरो कर रहा है शेयर्स, जो शेयर्स मांग रहा है, इसमें वो बड़ा आदमी हो सकता है या जो बेचारा शेयर दे रहा है वो बड़ा आदमी हो सकता है। सोचो, आराम से सोचो। अच्छा एक बात, अभी एक काम करते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं। आप शेयर दे रहे हो, क्या आपने अपने डीमैट में शेयर किसी को बस लेने देने के लिए रखे हैं या बेचने खरीदने के लिए रखे हैं? बेचने खरीदने के लिए। क्या आपका धंधा यही है कि आप ले लेके लोगों को रेंट पे दोगे? नहीं ना। तो जब आपका धंधा ही नहीं है तो क्या आप खाली वो एक बार सिक्योरिटी लैंड करने के लिए विल यू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर जीएसटी? तो कौन होगा बड़ा आदमी ऐसे केस में? वही होगा जो बोरो कर रहा है, क्योंकि वो बोरो अगर आज कर रहा है, उसको पता है बोरो करते हैं मतलब वो बोरो करता होगा। अगर वो बोरो करता होगा तो उसका ये बिजनेस होगा, और उसका ये बिजनेस होगा तो रजिस्टर नंबर लेके रखा होगा उसने, है ना। तुम तो फॉर अ ट्रांजेक्शन यू वोंट एंटर इनटू जीएसटी एंड ऑल दोस नॉनसेंस थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सप्लायर कौन है, लेंडर सप्लायर है,
क्योंकि सर्विस तो वो दे रहा है, रेंट करने की सर्विस दे रहा है, वो खुद दे रहा है। तो यहाँ पे कौन भरेगा रिवर्स चार्ज में? बोरोवर, क्योंकि ये मेरे हिसाब से यही कौन है? बड़ा आदमी। अगर बड़ा आदमी नहीं आ जाए, मैंने बता दिया कि आप थोड़ी एक सिक्योरिटी के लिए करोगे, तो बोलेगा तू ही भर। अच्छा, इसके बाद है ना, गवर्नमेंट ने कुछ और एडिशनल सर्विसेज को भी नोटिफाई किया गया इसी रिवर्स चार्ज के पर्पज़ में, आईजीएसटी के अंदर डाला गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ देखो ये क्या है, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड ऑफ कोर्स इन इंडिया। रिसिपिएंट कौन है? एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। देखो 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 क्या बोला, सप्लायर कौन है? कोई भी पर्सन लोकेटेड इन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग, लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है? फॉरेन। तो सप्लायर कहाँ का है? फॉरेन का है, ठीक है। सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, अदर देन। अच्छा ये ध्यान देखो ना, ये लोग इतना घुमाते हैं, सिंपल रखो ना। अदर देन नॉन टैक्सेबल मतलब अदर देन फॉरेन, मतलब कौन? हिंदुस्तान का। सिंपल सी कहानी है। तो वैसे केस में वो कहाँ का हुआ? टैक्सेबल टेरिटरी का हुआ। इन शॉर्ट, अगर फॉरेनर ने कोई सर्विस सप्लाई किया है, किसको? हिंदुस्तानी को, तो उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरेगा? हिंदुस्तानी, ठीक है। एकदम क्या बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल। ये देखो, पर्सन कहाँ लोकेटेड है? फॉरेन में। अगेन फॉरेन का बंदा है जो सप्लाई कर रहा है, फॉरेन। अब मैं इंपोर्टर हूँ, अब इंपोर्टर हूँ, सरकार थोड़ी जाके उसको पकड़ेगा, एक्सपोर्टर को वहाँ पे। तो भाई इंपोर्टर है, उसी को पकड़ेंगे, ला तू थे आरसीएम में जीएसटी। और होता भी है, अगर आप जब आप आगे कस्टम पढ़ोगे, कस्टम में यू विल सी कि वो जो सारा कस्टम है और जो आईजीएसटी है इंपोर्ट पे हम ही भर रहे हैं, थोड़ी उससे ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब उसी का डेफिनेशन से कुछ मन हो तो पढ़ लीजिएगा। ये हमने कवर कर लिया है, ये हो चुका है। डेफिनेशन पे डायरेक्टर्स मैंने आपको ओवरऑल पूरा ही समझा दिया एक ही बार में, मन करे तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, ये भी काम का पॉइंट है। टैक्स पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या होता है ईसीओ? हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यार ये एग्जाम्पल है बाबा। ये तो होता क्या है ईसीओ? हु इज ईसीओ? जोर से बोल, क्या? इलेक्ट्रॉनिक बाय सेल करता है वो ईसीओ बन जाता है। अच्छा ठीक है, सपोज करो मैं हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, और ये वेबसाइट पे मैं अपने बहुत सारा सामान बेचता हूँ, और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से कोई भी यहाँ से माल खरीद सकता है। वेबसाइट किसने बनाया? ये मैं हूँ, मेरा ही वेबसाइट है, निखिल। तो क्या निखिल ईसीओ बन गया? आपके डेफिनेशन के हिसाब से हाँ बन गया। नहीं नहीं नहीं। अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, खुद के लिए बना रहा हूँ, खुद अपने कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, मेरा माल बेच रहा हूँ, मेरी सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो इट इज़ एज गुड एज कि ये मेरी दुकान है। अब मैं दुकान फिजिकली खोलूँ या वेब पेज पे खोलूँ, दुकान ही है ना। तो ईसीओ कहाँ से बीच में आ गया? कहीं ईसीओ बीच में नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं अपनी इस जो वेबसाइट बनाई है, मैं इसमें एक्स नाम के बंदे की प्रोडक्ट भी बेचता हूँ, वाई नाम के बेचता हूँ। अच्छा, मैं वाई से ख़रीद के नहीं बेच रहा हूँ। अगर मैं एक्स और वाई से ख़रीद के फिर लिस्ट करके फिर यहाँ से बेच रहा हूँ, फिर तो मेरी सेल है वो,
मेरी दुकान है, मैं एक्स को बोल रहा हूँ तेरा सामान यहाँ लिस्ट करवा दे, तो यहाँ से सामान बेच सकता है। और फिर जब ऑर्डर आता है तो एक्स सामान बेच रहा है अपने गोडाउन से, मैं नहीं बेच रहा हूँ, मैं सीधे एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, मैं वाई जेड ए बी सी सब का सामान यहाँ लिस्ट करवा रहा हूँ, उनसे सामान खरीद के नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ लिस्ट कर रहा हूँ, वो खुद ही बेचेंगे सामान, तो मैं बनता हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं खुद का दुकान में ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर तो सारे एसीओ ही बन गए। फिर तो मैं जो यूट्यूब चैनल है मेरा, वो भी मैं भी उसके लिए भी मैं एसीओ बन गया। तो थोड़ी होता है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं ईसीओ की। अब ईसीओ के केस में ना गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ नोटिफाई करके क्या बोल दिया कि ये कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि ईसीओ टैक्स भरे, ईसीओ ही टैक्स भरे, हम ये चाहते हैं कुछ जगहों पे। अब ये कौन सी जगह है, देखो यहाँ पे। Sometimes ECO itself supplies the goods or services or both through its electronic portal. However, many a times the product or service displayed on the electronic portal are actually supplied by some other person to the customer. ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल पे नोटिफाई कर सकता है ECO को, और उसे नोटिफाई कर दिया, यह नोटिफिकेशन। Notified the following categories of services supplied through ECO for this purpose. Services by way of transportation of passengers by radio taxi, motor cab, maxi cab या मोटरसाइकिल। अगर इन चीज़ों के ज़रिए सप्लाई किया जा रहा है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं रेडियो टैक्सी वगैरह में ओला का, ठीक है। तो बिकॉज ये ओला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या ओला की खुद की कोई गाड़ी है रोड के ऊपर खड़ी? ना, ओला ने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे सेलर्स यानी कि जो कार ड्राइवर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, हम एज ए कंज्यूमर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, हमें कहीं जाना होता है, गाड़ी चाहिए, ओला पे जाते हैं और वो जो नंबर आता है वो जिसकी गाड़ी है, जिसका ड्राइवर है, उसका नंबर आता है, फिर हम जाते हैं। तो ध्यान से सोच के बताओ, यहाँ सप्लायर कौन है? कंज्यूमर, वो गाड़ी वाला ड्राइवर और ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ओला। इन तीनों के केस में सप्लायर कौन है? बोलो। ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर कैसे बनेगा? सप्लायर वो होता है जो आपको सर्विस देता है, आपको सर्विस, वो ओला कोई आदमी है क्या जो आके आपको सर्विस दे रहा है अपनी गाड़ी का? सर्विस कौन दे रहा है आपको? वो ड्राइवर। तो सप्लायर कौन है आपका? ड्राइवर। दिक्कत होगी, झगड़ा किससे करोगे? ड्राइवर से करोगे, सिंपल सी कहानी है। सप्लायर कौन है? ड्राइवर। रिसिपिएंट कौन है? आप, हम। तो ऐसे केस में नॉर्मली एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज, जहाँ पे ड्राइवर सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्स भरना चाहिए। एक होता है रिवर्स चार्ज, अगर हम पे आता है तो हम लोग टैक्स भरते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे फील हुआ कि इस स्टेज में ना तो वो ड्राइवर की टैक्स भरने की कैपेसिटी है और ना हमारी है, क्योंकि हम तो नॉर्मल है। अब मेरे को अगर यहाँ से बोरीवली जाना हो और समझो 100 रुपये, समझो 200 रुपये का ओला का फेयर आता हो, अगर मुझे तो गवर्नमेंट ऐसा बोलता है ना, गवर्नमेंट कि अगर आप ओला से ट्रैवल करोगे तो RCM में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, मैं ओला में जाऊँगा ही नहीं। मैं बोलूँगा एक बार ट्रैवल करने के लिए मैं रिटर्न भरूँगा, अगर रोज़ जाता हूँ तो भी कौन करेगा ये सब? मैं क्या करूँगा? मैं रिक्शा बुक कर लूँगा, मैं ओला में जाऊँगा ही नहीं। गवर्नमेंट को समझ गया कि एक आम इंसान भी टैक्स नहीं भर पाएगा और जो ओला का ड्राइवर है वो भी टैक्स नहीं भर पाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? ओए ओला, देख तू सप्लायर भी नहीं है, देख तू रिसिपिएंट भी नहीं है, लेकिन हमारे पास पावर है, हम तेरे को बोल रहे हैं तू टैक्स भरेगा। वो बोला साहब मैं तो नहीं, हम बोल रहे हैं तू टैक्स भरेगा और तू टैक्स भरेगा और तू ही टैक्स भरेगा एज इफ यू आर द सप्लायर, यानी कि यहाँ पे ओला इज डीम्ड सप्लायर नॉट सप्लायर। ठीक है, ये ऐसे सब लिखा है यहाँ पे, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो एक तो इनको नोटिफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउस, क्लब्स। अब मैं होटल इन गेस्ट हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेक माई ट्रिप की। हम लोग ECO में हैं, खो मत जाना, ठीक है। मैं ऊपर रेडियो टैक्सी की बात नहीं कर रहा था, ओला की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ मेक माई ट्रिप की।
मेक माई ट्रिप पे हम लोग होटल्स बुक करते हैं, गेस्ट हाउसेस बुक करते हैं, क्लब, लॉजिंग, ये सब चीज़ें बुक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने कवर की, ये भी देख लो ध्यान से। नहीं, इसको बाद में बताता हूँ, पहले से इतना समझ लो। तो ये जो मेक माई ट्रिप है, अब ये मेक माई ट्रिप पे होता क्या है, हम लोग एज ए कंज्यूमर, सप्लायर कौन है यहाँ पे, होटल वाला जो हमको रूम दे रहा है, रिसिपेंट हमें जो रूम ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट यहाँ पे भी क्या बोलती है, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि तुम आ रहे हो, पता नहीं देश के कौन से पार्ट से आ रहे हो, 2 दिन रह के जा रहे हो, जीएसटी रिटर्न तो दूसरे महीने में 20 तारीख को आता है, तब तक पता नहीं तुमको कहाँ ढूंढेंगे हम, है ना। और वो होटल वाले आज खुलते हैं कल बंद होते हैं, उनका हिसाब किताब कुछ नहीं है, जगह जगह रेड हो जाती है तो वैसे गायब हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको मच नहीं चाहिए, मेक माई ट्रिप, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू भरेगा, एज इफ यू आर द सप्लायर, तू ही टैक्स भरेगा, तू ही रिटर्न भरेगा, सब तू ही करेगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना, जब आप ओला में ट्रैवल करते हो ना, तो आपके पूरे फेयर में जीएसटी चार्ज होता है, आपके ओला के फेयर में जीएसटी चार्ज होता है, बट ऑब्वियस तो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपसे वसूल तो आप ही से करेंगे, कंज्यूमर से वसूल करके वो जाता है किसके पास है, ड्राइवर के पास ही जाता है। लेकिन ड्राइवर जीएसटी नहीं भरता, वो ड्राइवर का वो पैसा ओला खुद ही काट लेता है और वो खुद वो जीएसटी भरता है, ठीक है। तो सिर्फ जिम्मेदारी ओला की है, ओला जेब से नहीं भरता है, ठीक है। ये कुछ पब्लिक होती है जो गलत समझ लेती है सरकार को। अच्छा लेकिन देखो यहाँ पे एक बात और है, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स operator, electronic commerce operator is liable for registration under 22(1) of the CGST Act। तो फिर तो भाई वो सप्लायर खुद भरेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ताज होटल्स भी मेक माई ट्रिप पर लिस्टेड है, ठीक है। क्या ताज होटल छोटा होटल है, क्या वो रजिस्टर्ड नहीं होगा जीएसटी में? होगा, बट ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में। तो ऐसे केस में जो मेक माई ट्रिप का भी बाप बना हुआ है ताज होटल्स, क्या हम लोग बोल सकते हैं मेक माई ट्रिप को कि नहीं ताज नहीं भरे, तू भर? नहीं बोल सकते। तो एक्ट में क्या लिख दिया कि उस ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, यानी कि उस मेक माई ट्रिप पे जो होटल्स रजिस्टर्ड नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल ही नहीं है, ठीक है, लाइबल नहीं है और रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उस केस में तो ईसीओ भरेगा, उसकी जिम्मेदारी है भरने की। लेकिन अगर वो होटल्स इस लेवल का है कि वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं किया हो, बट लाइबल तो था, टर्नओवर क्रॉस कर गया 20 लाख रुपया, लाइबल तो था, लाइबल था तो वो खुद भरेगा, तो ईसीओ को फ्री कर दिया, तू टेंशन मत ले। लेकिन ये किसके लिए किया? होटल्स वाले केस के लिए। ओला में ऐसा नहीं है, वो ड्राइवर रजिस्टर्ड नहीं हो, तेल लेने गया, ओला तू ही भरेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज plumbing, carpenting, etc. Except where the person supplying such service to electronic commerce operator is liable for registration। ये सेम कहानी यहाँ पे भी है, बट ये सर्विस कौन सी है? ये सर्विस है हाउस कीपिंग या प्लम्बिंग वगैरह सब चीज़ों की। ये इसका सिंपल एग्जांपल क्या मालूम है? क्या है बताओ जरा, कभी तो कोशिश करो, क्या है एग्जांपल? तुम तो नहीं बोलोगे ना। ये नाम सुना है कभी, अर्बन क्लैप? वेबसाइट है, ये भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग को एसी रिपेयर करने वाला, प्लम्बर, कारपेंटर, सारे के सारे लोग मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कॉमर्स ऑपरेटर है जहाँ पे 10, 50, 100, 500 लोग को जोड़ रहा है, आपको सर्विस मिल रही है। अगेन यहाँ पे भी क्या बोल दिया, अगर वो कारपेंटर छोटा आदमी है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ईसीओ टैक्स भर। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है, लायबिलिटी रजिस्टर्ड है, तो वो खुद भर लेगा। एनी केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं है, रिसिपेंट को भरने को नहीं आ रहा किधर भी, किसी भी केस में, क्योंकि रिसिपेंट यहाँ पे बहुत एक रिटेल नॉर्मल कंज्यूमर है, ठीक है। अच्छा अभी आपका मन हो तो पढ़ लेना, रेडियो टैक्सी बोले तो क्या, मैक्सी कैब म्हणजे काय, ठीक है, ये पढ़ लेना आराम से। अच्छा ये ध्यान दो यहाँ, ऑल द प्रोविजंस ऑफ CGST IGST Act shall apply to such ECO as if he is the supplier liable for paying the tax। मैंने पहले ही बता दिया। It is important to note here that the above provision shall apply only in case of supply of services पे ही applicable है। ये सारे points supply of goods पे applicable नहीं है। इसीलिए मैंने अभी तक आपके एग्जाम्पल पे Amazon और Flipkart का नाम नहीं लिया। ये दोनों ECO है,
फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन भी ECO है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे थे, ऊपर 3 सर्विस नोटिफाई किए, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जहाँ पे ECO टैक्स भरेगा। फ्लिपकार्ट वाले केस में तो फंडा बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स दे रहे हैं, तो आज की डेट में हालत ये हो गई है कि फ्लिपकार्ट हो या पेटीएम हो, पेटीएम मॉल हो चाहे अमेज़ॉन हो, ये आपको लिस्ट ही नहीं होने देते वहाँ पे जब तक आपको GST नंबर ना हो, क्योंकि उनको टेंशन या सरदर्द नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग लिस्ट ही नहीं होने देते। ठीक है, तो ये हुई कहानी आपकी नोटिफाइड सर्विसेज जो एक्स्ट्रा दी गवर्नमेंट ने उसकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, कई बार ना ECO होता है ना, ECO सपोज करो ECO बाहर का है, यहाँ का नहीं है। ठीक है, सपोज करो कि MMT बाहर का है, तो MMT कैसे टैक्स भरेगा। अब तुम सोचोगे MMT तो बाहर का कैसे टैक्स भरेगा, नहीं बाबा, ECO केस में वो सब कुछ रियायत नहीं दी गई है। जैसे पता है अपने वहाँ पे पहले बात किए थे केस में कि सप्लायर बाहर का है, रिसिपेंट इंडिया का है, तो उसको नहीं लेंगे, अपन भरेंगे। ऐसा ECO में कुछ भी नहीं दिया है। ECO किधर का भी हो, ये देखो इधर लिखा है, अगर ECO इंडिया में है तो ECO टैक्स भरेगा। अगर ECO का कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है इंडिया में तो कौन टैक्स भरेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है ECO का इंडिया में वो टैक्स भरेगा। और ECO का ना तो ऑफिस है इंडिया में, ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, तो कौन भरेगा टैक्स, तो क्या करेगा, तो ECO को एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में जो टैक्स भरेगा इंडिया में। इसीलिए उबर है ना, उबर, ओला तो इंडिया का है, उबर तो बाहर का है। ठीक है, लेकिन उबर तो बाहर ही बैठा रहता है, बच नहीं सकता। एक्ट में लिखा है, साफ साफ एक्ट ने लिख दिया, तेरा ऑफिस है क्या, उबर बोलता नहीं है, तेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, बोलता नहीं है, रख आदमी टैक्स भरवा, तू ही भरेगा, नहीं भरा तो कल से गाड़ी बंद तेरे इंडिया में, भाग यहाँ से। समझ में आया, तो ये ECO है। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, नेक्स्ट वी हैव GST रेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस गुड्स। अब ये जो रेट्स वगैरह है ना, ये ना आपके एग्जाम का कोर्स का पार्ट बनता है, ना कुछ समझाने के लिए बनता है। 0.125 1.5 सब कैटेगरीज के टैक्स होते हैं, गुड्स को लेके और सर्विस को लेके भी होते हैं। ये जो आपकी डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर GST, सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम के हिसाब से बांटे जाते हैं। ये सब कभी कोई क्वेश्चन बनने नहीं वाला है और समझाने के लिए कुछ नहीं है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा अपने पॉइंट्स, एज सच कोई इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रीड वर्दी पॉइंट है जो आप होमवर्क समझ लीजिए। अब ये सर्विसेज के रेट भी दे दिए, यहाँ पे 2.5, 6, 9 और 14% की रेट्स है। ये रीड वर्दी पॉइंट्स है। अच्छा, ये ध्यान देना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद मेरे हिसाब से आपका RCM समाप्ति पे पहुंच गया है। 2-3 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट और है, फिर आपका RCM समापन हो जाएगा इसका। रियल एस्टेट सेक्टर में GST रेट्स क्या है। इफेक्टिव रेट ऑफ GST ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाय प्रोमोटर्स। तो क्या रेट है, 1% है विदाउट ITC। प्रोमोटर को ITC नहीं लेना है। किसके लिए बात कर रहा हूँ, अफोर्डेबल हाउसेज। पता है बहुत बार सुनते हैं अपन, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, उसके तहत कोई घर बन रहा है, गवर्नमेंट की योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की, इसके तहत बन रहा है, तो वहाँ पे बिना ITC के आप 1% टैक्स भरते हो कंस्ट्रक्शन पे। अच्छा, ध्यान रहे, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ शेड्यूल 3 के साथ में। हमने जहाँ पे बात किया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी GST में कवर नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन GST में कवर नहीं होता है, लेकिन कब जब आप OC या फर्स्ट ऑक्यूपेशन लेने के बाद बेच रहे हो। अगर OC या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले बेच रहे हो तो GST में कवर होता है। हम उसी की बात कर रहे हैं, पहले वाले की। बाद वाले की बात तो वैसे ही एग्जाम्प्टेड है शेड्यूल 3 में। अब ये मैंने फर्स्ट लेक्चर लिंक कर दिया है, जिसको याद आया एक थम्स अप हो जाए, और नहीं याद आया तो फिर जाओ वापस पढ़ो। फिर क्या है, अच्छा, एफोर्डेबल हाउसेज म्हणजे काय, ये भी आपके बुक में मस्त लिख दिया है। कोई ऐसा कर जो 60 स्क्वायर मीटर तक हो। याद रहे, 60 स्क्वायर फीट नहीं बोल रहा हूँ, बहुत छोटा हो गया वो तो, स्क्वायर फीट तो बहुत छोटा हो गया, 60 स्क्वायर फीट नहीं, 60 स्क्वायर मीटर। मेट्रो के अंदर हो तो, और गांव में हो, नॉन मेट्रो में हो तो 90 स्क्वायर मीटर तक हो, और उसकी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो अफोर्डेबल स्कीम में नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई और घर है जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम में नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या है,
5% है बिना ITC के, ठीक है, ऑन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ऑल हाउसेज अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज। अच्छा, ये मैं जो विदाउट ITC बोल रहा हूँ बाबा, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? क्या वो प्रमोटर को ITC नहीं मिलेगा, साउंड खरीदेगा उसका मतलब ये है क्या? आंसर इज नॉट दैट। हाँ, प्रमोटर क्या कर रहा है, प्रमोटर जितना भी माल ले रहा है, सीमेंट ले रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, उस पर तो वो GST भर रहा है, उसको ITC मिलेगा। लेकिन हम जो ITC दे रहे हैं ना उस प्रमोटर को परचेज पे 1% या 5%, उस पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। ये उसका मतलब ये है। यहाँ पे कई लोग सोच लेते हैं कि वो बिल्डर को ITC नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, कंडीशंस कुछ लिख रहा है यहाँ पे। अबाउट टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। पहला, ITC अवेलेबल नहीं होगा, और देखो ये इंपॉर्टेंट, 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ब्रैकेट वाला बाद में पढ़ता हूँ, और FSI used in supplying the service shall be purchased from the registered person। मतलब ये जो 1% और 5% जो लोअर टैक्स ब्रैकेट मिल रहा है ना इनको, वो सिर्फ कब मिल रहा है, जब 80% कम से कम, कुछ चीज़ों में 80% का गैप, वो क्या बोलते हैं, लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, उनको छोड़ दो। उसके अलावा जितना भी इनपुट यानी क्या, गुड्स, सर्विस मतलब इनपुट, सर्विस मतलब सर्विस लिया, कारपेंटर का इसका उसका वो सर्विसेज, ये सारा जो हम सर्विस ले रहे हैं ना, प्रमोटर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, 80% से कम नहीं होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन से। ये पता है क्यों किया गया? ये किया गया, अगर आपको पता होगा, इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी घुसा हुआ होता है, उसको रोकने के लिए कि अगर आपको कम टैक्स भरना है, टैक्स इंसेंटिव चाहिए, तो सिंपल सा फंडा है, कम से कम 80% माल जो परचेस करो, किससे परचेस करो? रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करो। इससे बेचने वाला भी ब्लैक नहीं कर पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बिल्डर मान नहीं लेगा उससे, और आपने तो जब रजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो ऐसे भी आप चेन में आ गए हो, ठीक है। अब किस चीज़ की बात कवरेज नहीं है 80% पे? पहला, अदर देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, और इंक्लूडिंग फिर इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, ये सब। तो ये जो चीज़ें इनको हटा दो आप, क्योंकि ये तो आप जहाँ से ले रहे हो वहीं से ले रहे हो, ठीक है। उनके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप नहीं ले सकते किसी अन्य शेयर से। जैसे एग्जांपल, इसमें सीमेंट कवर नहीं है, अगर मैं सीमेंट लेना चाहता हूँ तो इस प्रोविजन के हिसाब से क्या लग रहा है कि सीमेंट, अगर 100 किलो सीमेंट चाहिए मुझे, तो 80 किलो सीमेंट मेरे को रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेनी पड़ेगी। हाउएवर, if the value of inputs and input services purchased from registered supplier is less than 80%, तो क्या है ना, देखो मजा आएगा अभी। प्रमोटर नहीं माना बात, 100 किलो सीमेंट में से 80% लेना था रजिस्टर्ड से, वो नहीं लिया, 1% भी कम कर दिया ना, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, 18%। देखो यहाँ पे, promoter has to pay GST on the reverse charge basis under Section 9(4) of the CGST Act at the rate of 18%। ठीक, किस पे? पूरे पे नहीं है। देखो ये क्या लिखा है, टू द एक्सटेंड शॉर्ट ऑफ 80% ऑफ द इनवर्स सप्लाईज। सर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, समझो 100 रुपये का सीमेंट खरीदना था, कितना चाहिए था? 80 लेना चाहिए था, 80 लेने के मैं सिर्फ 60 लिया, तो 60 लिया ना, तो वो जो 60 का प्रोपोर्शनेट सेल वैल्यू है उस पर तो आप 5% या 1% लगा सकते हो। लेकिन जो ये 20 रुपया शॉर्टफॉल हो गया ना, ये शॉर्टफॉल पे क्या करोगे? 18% से टैक्स रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो हमने कवरेज कर लिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने स्पेशल पॉइंट सीमेंट के लिए दे दिया, तो अदर देन सीमेंट के लिए ऊपर वाला पॉइंट आ गया, और सीमेंट के लिए क्या बोल दिया? Where cement is received from unregistered person, the promoter shall pay tax on supply of such cement on reverse charge basis under section 9(4) at the rate applicable which is 28%। तो अगर वो मामला सीमेंट का है तो बाबा 28% की सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत गफला सीमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बार रीड भी कर लेना, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी, मोटा मोटी जो मैंने बताया वही मिलेगा।
अच्छा, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बच रहा है हमारे पास, यस, एंड इसके बाद वी आर गुड टू गो विथ द वंडरफुल चैप्टर ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेवाई ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट ड्यूज। अब देखो, उसको ध्यान से समझने का ट्राई करना। एक अथॉरिटी होती है जो मैनेज करता है, द अथॉरिटी मैनेजिंग द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेटर जो क्या करता है, एयरपोर्ट को मैनेज करता है। चार्जेस द एयरपोर्ट लिवाइज, नेमली दो लिवाइज होते हैं, एक पीएसएफ और एक यूडीएफ। एक क्या होते हैं अपने को मतलब नहीं है, कुछ चार्ज लेते हैं। कौन लेते हैं चार्ज? जो अथॉरिटी एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है, यानी कि जो अथॉरिटी एयरपोर्ट का मेंटेनेंस कर रही है, इन शॉर्ट वो लेती है चार्ज, पीएसएफ और यूडीएफ नाम से। अच्छा, ये जो चार्ज लेती है, आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो, कभी आपसे गेट में मांगा है क्या, लाओ पीएसएफ दे, यूडीएफ दे? नहीं मांगते। तो आपसे कौन मांगता है? आप जब टिकट बुक करते हो, टिकट बुक करते हो किसी भी एयरलाइन से, तो वो एयरलाइन वाले क्या करते हैं, एयरलाइन वाले के पता है आपको भी ध्यान देना, बेसिक फेयर बहुत कम होता है, उसके ऊपर टैक्सेस और चार्जेस, उस चार्जेस में ये पीएसएफ और यूडीएफ भी होता है। क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे मांगने लगे ना तो बहुत जिंदगी हो जाएगा। आप सर आपका 10 रुपये दो, सर आपका 20 रुपये दो। अच्छा, ये सब चार्जेस है कौन से? पता है, हम जो एयरपोर्ट की सर्विसेज यूज़ करते हैं, हम लोग एयरपोर्ट की सरजमीन पर चलते हैं, एयरपोर्ट पे झाड़ू पोछा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या वेरिएंट एयर भी होता है, तो उसका एक वैल्यू निकाला जाता है जो सारे जो ट्रैवलिंग होती है उसके हिसाब से बांट दिया जाता है। अब ये सारा काम अपना नहीं है, सारा काम वो लोग करते हैं, अपने को मतलब नहीं है इस चीज़ से। बट ये चार्ज होता है जो कौन लेता है, एयरलाइन लेता है। बट ये एयरलाइन की खुद की इनकम है क्या? नहीं, ये चार्ज कौन ले रहा है? एयरलाइन सिर्फ कलेक्ट कर रहा है, किसके बिहाफ पे? एयरपोर्ट अथॉरिटी के ये बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको देखना है कि यहाँ पे जीएसटी का भरने का लायबिलिटी किसका आना चाहिए। तो फंडा बहुत सिंपल है। अगर मैं एक प्योर एजेंट हूँ, एयरलाइंस तो प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा है, जब आई एम प्योर एजेंट और मेरा सप्लाई नहीं है तो मैं क्यों जीएसटी भरूंगा? तो कौन भरेगा उस पर जीएसटी? एयरपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक बार हल्का सा देख लो, ये देखो यहाँ पे PSNF UDF चार्ज बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आर कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर्स। Thus, services provided by an airport operator to passenger against consideration in the form of UDF and SDF are liable to GST. सीधी सी बात, liable to GST तो है ही। PSF and UDF are levied by airport authorities that are collected by the airlines, collected by airlines, और कैसे कलेक्ट हुए? एज एन एजेंट ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एंड इज नॉट कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस। कोई कनेक्शन नहीं है तो प्योर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। Thus, airline is not responsible for payment of GST. ठीक है, it is the airport operator which is liable to pay GST. The airline acting as a pure agent of the passenger should separately indicate actual amount of PSF and UDF and GST payable on such PSF and UDF by the airport licensee in the invoice issued by airlines to its passengers. सिंपल सी, अगर मैं अलग से नहीं इशू कर रहा हूँ, अगर मैं अलग से ब्रेकअप नहीं, जैसे इट इज़ एज गुड एज रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर मैं रीइंबर्समेंट सेपरेटली इनवॉइस में नहीं दिखा रहा हूँ तो फिर तो सप्लाई, पूरा सप्लाई का पार्ट बन गया, मेरा पार्ट बन गया, तो मैं जीएसटी भरूंगा। लेकिन अगर मैं प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ, इफ़ आई एम अ प्योर एजेंट, तो उस केस में क्या होगा? आई विल राइट देयर, ये चार्ज है, उसका है, उसको देना है, तब मेरे पर लायबिलिटी नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम में तुमको घुमा सकते हैं, बोल देगा कि PGF CDF का सेपरेट चार्ज था, बट ये चार्ज इनवॉइस में अलग से मेंशन ही नहीं किया गया। अरे नहीं मेंशन किया मतलब तो खुद सर्विस दे रहा है, और शायद फिर तो अपने जेब से बाद में दे रहा होगा अथॉरिटीज़ को। तो इन दैट केस अथॉरिटी इज नॉट लाइबल, यू आर लाइबल टू पे जीएसटी। ठीक है, बिकॉज फिर वो बन जाएगा पार्ट कॉम्पोजिट सप्लाई का, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं कंपोजिशन लेवाई, और इस पार्ट को हम लोग यहाँ ब्रेक कर देंगे। आई गेस ये लेक्चर काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। मैं आई नो कितना हो चुका है ये लेक्चर, कितना टाइम का हो चुका है लेक्चर? ओके फाइन, सो इट्स इनफ फॉर द डे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, ऐश कीजिए, बाय बाय।